दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो देखते हैं इस क्लास को, और यह क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए हम तैयारी करते हैं। और पिछली क्लास में हमने मौलिक अधिकारों के जो प्रश्न बने थे उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की थी, और आज हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर को समझते हैं। उसके बाद में हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि मुख्य अंतर क्या था। मौलिक अधिकार में क्या क्या था। मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है। नंबर 2, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। नंबर 3, मौलिक अधिकार इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है। नंबर 4, ये वाद योग्य हैं, इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है। अगला देखते हैं। नंबर 5, कानूनी रूप से मान्य हैं। नंबर 6, लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं। नंबर 8, व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन। नंबर 8, नागरिकों को स्वतः प्राप्त होते हैं। तो यह मौलिक अधिकार के बारे में हमने देखा। और यहाँ पर देखेंगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। नंबर 1 दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित हैं। नंबर 2, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। नंबर 3, इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक है। नंबर 4, ये गैर वाद योग्य हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नंबर 5, नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नंबर 6, लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है। नंबर 7, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए प्रेरित, सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो हमने जाना मुख्य अंतर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के। क्वेश्चन दिया गया है सीधे हमारा यहाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। बी, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सी, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना। डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। व्याख्या देखेंगे यहाँ थोड़ी सी हम इसकी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। बी, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। डी, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर इसकी हम। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है।
भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? ए, पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए हैं और उत्तरोक्त राज्य के लिए। बी, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोक्त हैं। सी, निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निदेशक तत्व क्या हैं? ए, वाद्य योग। बी, अवाद्य योग। सी, कठोर। डी, लचीले। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, अवाद्य योग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद्य योग और अवाद्य योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं जिसमें मौलिक अधिकार वाद्य योग और नीति निर्देशक तत्व अवाद्य योग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व नंबर 1 दिया गया है, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। नंबर 2, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो इन दोनों ऑप्शनों का कोर्ट के माध्यम से हमको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो 3 कथन दिए गए हैं, तीनों में से हमको सही इसका आंसर चुनना है। तो देखते हैं कि कौन सा इसका सही हो जाएगा। दिया है नंबर 1, वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे। तो पहला तो हमारा गलत होगा, न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। अगला है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं। नंबर 3, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो यह तो सही है और यह भी सही है। इस प्रकार पहला जहाँ भी हो हम काट देंगे, दूसरा तीसरा सही, तो हमारा डी वाला ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और कोर्ट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। नंबर 1 दिया गया है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो यह भी सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही, तो हमारा सी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्याणकारी राज्य की कल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। बी, चौथी अनुसूची में। सी, मौलिक अधिकारों में। डी, प्रस्तावना में।
इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? दो ही ऑप्शन है यहाँ पर, ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मूल अधिकार। तो दोनों में से हमारा हो जाएगा ए राज्य की नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी प्रस्तावना, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हमारा हो जाएगा डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? ए संविधान की प्रस्तावना में, बी मौलिक अधिकारों में, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डी ए तथा सी दोनों में। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी ए तथा सी दोनों में, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किए जा सकते हैं? ए समाजवादी, बी उदार बौद्धिकतावादी, सी गांधीवादी, डी उपरोक्त सभी। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए किसमें विभाजित किए जा सकते हैं? ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी इन उपरोक्त सभी, यानी कि समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकतावादी इन तीनों में समाहित होंगे। व्याख्या पर देखेंगे थोड़ा सा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार व सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक है तथा गैर वाद्य योग्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी आयरलैंड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी फ्रांस। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सी आयरलैंड, डी जापान। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी आयरलैंड। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। तो जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा तो वहाँ पर हमारा था ए आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं क्या हैं? ए वाद्य योग्य, बी वाद्य योग्य नहीं, सी मौलिक अधिकार, डी कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी वाद्य योग्य नहीं।
व्याख्या देखते हैं इसकी हम। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग यानी कि भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अकथित तत्व के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डी मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? ए समता का अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी कल्याण की अवधारणा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक ए मौलिक अधिकार है, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, सी मौलिक कर्तव्य है, डी आर्थिक अधिकार है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकार नहीं है या मौलिक अधिकार नहीं है? ए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, बी समान काम के लिए समान वेतन, सी कानून के समक्ष बराबरी, डी धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी समान काम के लिए समान वेतन निम्नलिखित में एक मौलिक अधिकार नहीं है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी थोड़ी हम। समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान के मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में किया गया है, जबकि प्रश्न के शेष विकल्पों का उल्लेख संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी चुनाव आयोग अधिनियम। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? ए अनुच्छेद 33, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 50। और ई वाला ऑप्शन दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन। ए
एक मूलभूत अधिकार है, बी एक मूल कर्तव्य है, सी निदेशक सिद्धांत है, डी उक्त में कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी निदेशक सिद्धांत है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं, मिलाते हैं इसके हम सही आंसर को। तो यहाँ पर दिया गया है पहला, ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन अगर देखें तो यहाँ पर हम सबसे पहले मिलाएंगे अनुच्छेद 40 को, ए का 5 हो जाएगा। और समान आचार संहिता, समान आचार संहिता की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बी का 1। और मिलाते हैं कृषि एवं पशुपालन, तो हमारा आ जाएगा 2 में अनुच्छेद 48 में। 3 इनको हम कोड के माध्यम से अब आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, दिया था हमारा ए का 5, और ए में 5 जहाँ पर हो तो हमारे और अदर ऑप्शन कट जाएंगे। अब बचा हमारे पास बी वाला ऑप्शन और ई वाला ऑप्शन। बी का 3 था, यहाँ पर है। सी का 2, यह भी है। और आगे मिलाते हैं, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृषि अगर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, तो यह हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 51। और न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 50। तो यहाँ पर हमने सारे मिला लिए हैं और यहाँ मिलाते हैं, देखते हैं हमारा इसका सही मिलान हुआ या नहीं। तो 4 का था, तो यहाँ पर हम दोबारा फिर से देख लेंगे, कुछ मिस्टेक हो रही थी। देखते हैं अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद 48 में देखा था कृषि एवं पशुपालन का गठन, अभी हमने देखा। अनुच्छेद 44 में था समान नागरिक संहिता, तो यह भी हो जाएगा, यानी कि बचा सिर्फ ये, तो ये भी इस प्रकार में होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ए वाले में हमारा मिल जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, या इसकी सही मिलान को देखेंगे। यहाँ अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम और शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो यह सही मिलान हमने देखा। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से दिया गया है और बताना है कि इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित यहाँ पर अगर देखें अनुच्छेद 40, तो यह तो सुमेलित है, बी वाला ऑप्शन। अनुच्छेद 44 में देखें समान नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता दी गई है, यह भी सही है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं यानी न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो यह तो नहीं था, तो यह तो हमारा गलत हो रहा है। तो इसको एक बार छोड़ते हैं, यहाँ पर 39 वाला देख लेते हैं। अनुच्छेद 39 में क्या दिया गया है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, तो यह भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि डी वाला हमारा सही हो जाएगा कि यह सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के बारे में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसके सही मिलान को देखेंगे हम। अनुच्छेद 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का
संगठन। नोट दिया गया है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उपबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी हमको कोर्ट के माध्यम से ही इसका उत्तर निकालना है। सॉरी, कोर्ट इसमें नहीं दिया गया, इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? ए अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 47, डी अनुच्छेद 50। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए अनुच्छेद 43। अगला क्वेश्चन है, 32वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 39 ए, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 43 ए। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी अनुच्छेद 43 ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? ए अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 43 ए, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 47। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी अनुच्छेद 43 ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्योदेशित है? ए संविधान की उद्देशिका द्वारा, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा, सी 7वीं अनुसूची द्वारा, डी परंपरागत व्यवहार द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा व्योदेशित है। संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है, जिसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 48 का, सी अनुच्छेद 43 का, डी अनुच्छेद 41। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए अनुच्छेद 51। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही सुमेलन इस प्रकार है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। और सिर्फ अगर देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? ए संविधान की उद्देशिका में, बी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, सी मूल कर्तव्यों में, डी 9वीं अनुसूची में।
तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। व्याख्या दी गई है इसकी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, बी राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, सी संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संघ बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और डी अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी संविधान की प्रस्तावना। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ए अनुच्छेद 380, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 51। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? ए शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा, बी समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सी समान आचार संहिता, डी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी समान आचार संहिता। अगला क्वेश्चन, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों में जोड़ा गया था? ए पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, बी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, सी काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, डी श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हमारा हो जाएगा बी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? आप कथनों चार पहले कथन दिए गए हैं। ए बच्चों के 2, स्त्रियों के 3, जनजातियों के नंबर 4, दलितों के। तो इन चारों ऑप्शनों में से कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 1, 2 और 3, क्योंकि यहाँ पर संविधान में लिखित रूप में दलितों का कोई भी वर्ण दिया नहीं गया है, कोई भी शब्द नहीं उपयोग किया गया है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर, संविधान में बच्चों, स्त्रियों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृत प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ए मद्य निषेध, बी गौ संरक्षण, सी पर्यावरण संरक्षण, डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा।
चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें हम यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ए, मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना। बी, गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना। सी, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना। डी, 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना या निःशुल्क शिक्षा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। यह नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं है और जहाँ पर भी यह दिया गया है वहाँ पर 16 वर्ष नहीं, 16 की जगह पर 14 वर्ष था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों में शामिल हैं? नंबर 1, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। नंबर 2, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। तो कथन के अनुसार हमको सही बताना है। ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका अगर हम छांटें तो हमारा निकल कर आएगा यह नहीं दिया गया है, क्योंकि एक तो नहीं है, दूसरा वाला सही है, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के लिए प्रावधान पाए जाते हैं? ए, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। बी, केवल मूल कर्तव्यों में। सी, ए और बी दोनों में। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, ए और बी दोनों में, यानी कि इसमें और इसमें दोनों में है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल या सम्मिलित है? ए, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। बी, राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता में मना नहीं करेगा। सी, राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा। डी, अस्पृश्यता का प्रवर्तन। इन चारों ऑप्शनों में से हमको इसका राइट उत्तर बताना है। ए हो जाएगा, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? ए, प्रौढ़ शिक्षा। बी, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी। सी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। डी, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु ना प्राप्त कर ले। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए, प्रौढ़ शिक्षा पर संविधान शांत है। अगला दिया है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इनमें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का अनुच्छेद 39 का में तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था
देख रेख और शिक्षा यानी कि 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 45 में है प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। ए ग्राम पंचायतों का संगठन, बी गोवध निषेध, सी मुफ्त कानूनी सलाह, डी समान नागरिक संहिता। तो चारों ऑप्शनों के अनुसार अगर इसका राइट आंसर देखें तो हमारा हो जाएगा सी मुफ्त कानूनी सलाह। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए मद्य निषेध, बी काम का अधिकार, सी समान कार्य है समान वेतन, डी सूचना का अधिकार। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। ए समान नागरिक संहिता, बी प्रेस की स्वतंत्रता, सी धर्म की स्वतंत्रता, डी विधि के समक्ष समानता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए समान नागरिक संहिता जो अनुच्छेद 44 में दिया गया है। बाकी यह इसमें नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आज के हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने पूरी क्लास देखी होगी और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर इनकी पिछली क्लासों को आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है और साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बनी है। इतिहास, भूगोल की, आधुनिक भारत या एशियन हिस्ट्री, इन सभी या यूपी स्पेशल सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप इन सभी को अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।